国国际广播电台。 ये चाइना रेडियो इंटरनेशनल है। नमस्कार, ये चाइना रेडियो इंटरनेशनल है। अब हमारा हिंदी कार्यक्रम आरंभ होता है। आज के इस कार्यक्रम में समाचारों के बाद स्वर्णिम चीन के रंग कार्यक्रम रेशम मार्ग तथा चीनी उपन्यास प्रश्न की तीर्थ यात्रा प्रस्तुत किए जाएंगे। होगा लीजिए सुनिए आज के मुख्य समाचार। बीजिंग में स्वैच्छिक वृक्षारोपण गतिविधि आयोजित, शी जिनपिंग ने लिया हिस्सा। शी जिनपिंग ने विश्व डेटा संगठन की स्थापना पर बधाई संदेश भेजा और हान चेंग ने सेल्सियस का दौरा किया। अब आप अखिल पारसिस ने आज के पूरे समाचार। 30 मार्च को सुबह चीन की राजधानी पेचिंग में एक स्वैच्छिक वृक्षारोपण गतिविधि आयोजित की गई, जिसमें देश के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने भाग लिया। इस दौरान उन्होंने बेहतर पारिस्थितिकी का निर्माण करने का आह्वान किया और कहा कि एक स्वस्थ पारिस्थितिकी तंत्र ऐसी चीज है जिसका आनंद हर कोई उठा सकता है और इसके निर्माण के लिए संयुक्त प्रयासों की भी आवश्यकता होती है। चीन ने वृक्षारोपण में भाग लेने के लिए पूरे समाज को संगठित और प्रेरित करने पर जोर दिया और कहा कि इसका उद्देश्य देश भर में पहाड़ों और नदियों की सुंदरता में वृद्धि करना और चीनी शैली के आधुनिकीकरण की पृष्ठभूमि और अधिक शानदार बनाना है। चीन ने ये भी कहा कि कुछ समय पहले ही चीन ने पारिस्थितिक और पर्यावरण संहिता लागू किया, जिससे एक सुंदर चीन के निर्माण के लिए कानूनी आधार और मजबूत हुआ। उनका कहना है कि एक सुंदर चीन के निर्माण में वृक्षारोपण एक महत्वपूर्ण कार्य है। हमें वर्तमान पर ध्यान केंद्रित करते हुए भविष्य की ओर देखते ही हाथ मिलाकर प्रयास करना चाहिए ताकि देश और लोगों को लाभ पहुंचाने वाले इस महत्वपूर्ण कार्य को प्रभावी ढंग से पूरा किया जा सके। चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने सोमवार को विश्व डेटा संगठन की स्थापना पर बधाई संदेश भेजा। उन्होंने कहा कि आज का विश्व तेजी से बुद्धिमान युग की ओर अग्रसर है, जहां डेटा की मूलभूत संसाधन भूमिका और नवाचार इंजन के रूप में महत्व दिन प्रतिदिन स्पष्ट हो रहा है। राष्ट्रपति शी ने कहा कि विश्व डेटा संगठन, जिसका उद्देश्य डेटा विभाजन को बांटना, डेटा के मूल्य को उजागर करना और डिजिटल अर्थव्यवस्था को समृद्ध बनाना है, अंतर्राष्ट्रीय डेटा सहयोग को गहरा करने और वैश्विक डेटा शासन को बेहतर बनाने के लिए एक लाभकारी मंच प्रदान करता है। उन्होंने जोर देकर कहा कि चीन परामर्श, सहभागिता और साझा लाभ की अवधारणा को अपनाते हुए विश्व डेटा संगठन की भूमिका का समर्थन करेगा। चीन सभी पक्षों के साथ मिलकर डेटा शासन नियमों पर सहमति बनाने, डिजिटल एवं बुद्धिमान प्रौद्योगिकी नवाचार को बढ़ावा देने, डेटा के सुरक्षित एवं सुव्यवस्थित प्रवाह तथा कुशल उपयोग को बढ़ावा देने और वैश्विक डिजिटल अर्थव्यवस्था के स्वस्थ विकास की सेवा करने के लिए तत्पर है, ताकि डेटा का लाभ सभी देशों की जनता को बेहतर ढंग से मिल सके। 28 से 30 मार्च तक सेशल्स के उप राष्ट्रपति सेबेस्टियन पिल्लई के निमंत्रण पर चीनी उप राष्ट्रपति हान चेंग ने सेशल्स का दौरा किया। विक्टोरिया में उन्होंने सेशल्स के राष्ट्रपति पैट्रिक हार्मनी से मुलाकात की, उप राष्ट्रपति सेबेस्टियन पिल्लई के साथ वार्ता की और चीन और सेशल्स के बीच राजनयिक संबंधों की स्थापना की 50वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में आयोजित एक स्वागत समारोह में भाग लिया। हार्मनी के साथ अपनी मुलाकात के दौरान हान चेंग ने राष्ट्रपति शी जिनपिंग की ओर से राष्ट्रपति हार्मनी को हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई दी। हान चेंग ने कहा कि इस साल चीन और सेशल्स के बीच राजनयिक संबंधों की स्थापना की 50वीं वर्षगांठ है। चीन और सेशल्स के बीच संबंध विभिन्न आकारों के देशों के बीच सच्ची मित्रता, समान सह अस्तित्व, पारस्परिक सहायता और पारस्परिक लाभ वाले सहयोग का एक आदर्श उदाहरण है। पिल्ले के साथ वार्ता के दौरान हान चेंग ने कहा कि चीन और सेशल्स के राष्ट्र अध्यक्षों के बीच
आदान प्रदान द्विपक्षीय संबंधों में एक महत्वपूर्ण मार्गदर्शक भूमिका निभाता है। दोनों पक्षों को सभी स्तरों पर आदान प्रदान को मजबूत करना चाहिए ताकि राजनीतिक पारस्परिक विश्वास को निरंतर बढ़ाया जा सके। चीनी कम्युनिस्ट पार्टी की केंद्रीय समिति के ताइवान मामलों के कार्यालय के निदेशक सोंग थाओ ने 30 मार्च को कहा कि पदभार संभालने के बाद से कुओमिंतांग के अध्यक्ष चंग ली वन ने चीन की मुख्य भूमि की यात्रा करने की अपनी इच्छा बार बार व्यक्त की है। कुओमिंतांग और सीपीसी के बीच संबंधों के शांतिपूर्ण विकास और ताइवान जलडमरू मध्य के दोनों तटों के संबंधों को बढ़ावा देने के लिए मुझे ये घोषणा करने का अधिकार है कि सीपीसी केंद्रीय समिति और महासचिव शी जिनपिंग अध्यक्ष चंग ली वन का स्वागत करते हैं और उन्हें 7 से 12 अप्रैल तक कुओमिंतांग प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व करके चांगसू, शंघाई और पेचिंग की यात्रा के लिए आमंत्रित करते हैं। सोंग थाओ ने कहा कि वे अध्यक्ष चंग ली वन की यात्रा के संबंध में कुओमिंतांग से बातचीत करेंगे और उचित व्यवस्था करेंगे। चीनी परिवहन मंत्रालय से सोमवार को प्राप्त जानकारी के अनुसार चीन कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी एआई जैसी अत्याधुनिक प्रौद्योगिकियों का शिपिंग उद्योग में गहन एकीकरण तेज करेगा। इसके लिए चीनी परिवहन मंत्रालय और चीनी उद्योग एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय सहित 4 विभागों ने संयुक्त रूप से बुद्धिमान शिपिंग 2030 कार्य योजना जारी की है। यह योजना 15वीं पंचवर्षीय योजना साल 2026 से 2030 के दौरान चीन के बुद्धिमान शिपिंग विकास के समग्र लक्ष्यों, प्रमुख कार्यों और सुरक्षा उपायों को स्पष्ट करती है। योजना के अनुसार 2027 तक चीन एआई और शिपिंग तत्वों के गहन एकीकरण को साकार करेगा, प्रमुख प्रौद्योगिकियों में सफलता प्राप्त करेगा। 3 से अधिक बुद्धिमान शिपिंग व्यापक परीक्षण क्षेत्र स्थापित किए जाएंगे, 5 से अधिक परीक्षण मार्ग खोले जाएंगे, 10 से अधिक बुद्धिमान शिपिंग परिदृश्य विकसित किए जाएंगे और 100 से अधिक बुद्धिमान जहाज संचालित किए जाएंगे। 30 मार्च की सुबह चीनी राज्य परिषद सूचना कार्यालय द्वारा आयोजित एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में चीनी वाणिज्य मंत्रालय के एक अधिकारी ने बताया कि छठा चीन अंतर्राष्ट्रीय उपभोक्ता वस्तु एक्सपो 13 से 18 अप्रैल तक हाइनान प्रांत में आयोजित किया जाएगा। 60 से अधिक देशों और क्षेत्रों के 3,400 से अधिक ब्रांड इसमें हिस्सा लेंगे, जिनमें से 65% अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी होंगी, जो पिछले वर्ष की तुलना में 20% अधिक है। कनाडा, जो मुख्य अतिथि है, 400 वर्ग मीटर का राष्ट्रीय मंडप स्थापित करेगा, जिसमें लगभग 40 कैनेडियन कंपनियां भाग लेंगी और सौंदर्य प्रसाधन, कृषि उत्पाद और स्वास्थ्य पूरक सहित विभिन्न उत्पादों का प्रदर्शन करेंगी। स्विट्जरलैंड, चेक गणराज्य और आयरलैंड सहित 12 देश और क्षेत्र आधिकारिक प्रतिनिधिमंडल भेजेंगे, जबकि रूस और बुल्गारिया आदि देश पहली बार राष्ट्रीय मंडप स्थापित करेंगे। 5 दिवसीय चुंगकोंगसन मंच का 2026 वार्षिक सम्मेलन 29 मार्च को चीन की राजधानी पेचिंग में समाप्त हुआ। मंच का विषय था तकनीकी नवाचार और औद्योगिक नवाचार का गहरा एकीकरण। इस दौरान 115 कार्यक्रमों का आयोजन हुआ। मंच के अंतिम दिन आयोजित प्रमुख उपलब्धियों के लिए विशेष ब्रीफिंग में कुल 21 अत्याधुनिक वैज्ञानिक और तकनीकी उपलब्धियां रिलीज की गई। इनमें हाई एनर्जी सिंक्रोट्रॉन रेडिएशन लाइट सोर्स का टेस्ट रन शुरू होने से जाहिर है कि चीन में सिंक्रोट्रॉन रेडिएशन सोर्स औपचारिक रूप से 4.0 हाई एनर्जी युग में प्रवेश कर चुका है। चीन ने फॉलोअर से लीडर तक की छलांग लगाई है। बुद्धिमान दिमाग रोबोट का सामान्य निर्णय लेने के केंद्र से लैस करता है। इससे सन्निहित बुद्धि के बड़े पैमाने पर प्रयोग को बढ़ावा दिया गया। चीन में पहले कंधे की रिप्लेसमेंट सर्जरी रोबोट ने पेचिंग के चीनशुई थान अस्पताल में नियमित दूरस्थ सर्जरी करना शुरू किया। अडोरा क्रूज और चांगचुन फिल्म स्टूडियो समूह के संयुक्त आयोजन में पहला समुद्री फिल्म महोत्सव थीम आधारित यात्रा सीजन 29 मार्च को शुरू हुआ। बताया जाता है कि यात्रा सीजन के दौरान 100 फिल्म स्क्रीनिंग, फिल्म गीतों के मिश्रण, फिल्म कला प्रदर्शनी और इंटरैक्टिव अनुभव आदि के जरिए यात्रियों को शानदार समुद्री फिल्म संस्कृति की दावत दी जाएगी।
चीन की संस्कृति, सभ्यता और जानकारी, चीन का इतिहास, रीति रिवाज और विदेशी आदान प्रदान, सब कुछ यहाँ मिलता है। आइए चलते हैं चीन के सफर पर और शुरू करते हैं हमारा खास कार्यक्रम स्वर्णिम चीन के रंग। नमस्कार श्रोता मित्रों, स्वर्णिम चीन के रंग कार्यक्रम में मैं पंकज श्रीवास्तव आप सभी का स्वागत करता हूं। आज के इस खास कार्यक्रम में हम चीनी लेखक छे मुछी द्वारा लिखित रेशम मार्ग तब और अब शीर्षक किताब की कड़ी प्रस्तुत करेंगे। हम आपको पिछली बार सुनाई गई कड़ी को पहले सुनाएंगे, उसके बाद अगली कड़ी यानी एक नई कड़ी शुरू करेंगे। आज हम आपको पिछली बार सुनाई गई कड़ी ढोल मीनार और चुओछुआन सोता का अगला हिस्सा सुनाएंगे। ढोल मीनार और चुओछुआन सोता। थांग राजवंश काल की बहुत सी कविताओं में पश्चिमी अभियान के दौरान लाम पर गए हुए सैनिकों के जीवन का वर्णन है। उनमें से वांग हान की एक कविता में साहसिकता और खुलेपन का पूर्ण अंकन है। ये क्वांग प्याले में महक रही है अंगूर की मदिरा, हुआजी पीने को पर मिला आदेश लाम का, मुझे नशे में चूर देख हंसो नहीं, युद्ध मौसम से लौट सके हैं जीवित कितने लोग। कविता में चर्चित ये क्वांग प्याला आज चुओछुआन की मशहूर दस्तकारी वस्तु है। यात्री लोग ये प्याले खरीद ले जाते हैं। हान राजवंश काल के तुंगफांग शू की रचना हाय नेई शी चौची यानी स्वदेश में 10 इलाकों का वर्णन के अनुसार चौ राजवंश के महाराजा मुवांग के वक्त पश्चिमी क्षेत्र ने जो ये क्वांग प्याला दरबार को भेंट में प्रदान किया था वो बढ़िया जेड का बना था और चांदनी में पारदर्शी हो जाता था। चुओछुआन कलात्मक दस्तकारी वर्कशॉप के प्रदर्शनी कक्ष में मुझे छोटे बड़े ये क्वांग प्याले देखने का मौका मिला। कुछ सफेद जेड से बने थे तो अन्य कुछ काले जेड से। मुझे काले जेड से बना प्याला पसंद आया। रोशनी में वो अर्ध पारदर्शी हो जाता था और कालापन लिए हरे रंग में बदल जाता था। प्याला अंगूर की शराब भरी जाने पर भी छलकता नहीं था। दाम बहुत महंगे थे, फिर भी मैंने 2 जोड़ा प्याले खरीद लिए। देश की मुक्ति के बाद आरंभिक काल में भी मैं चुओछुआन से एक बार गुजरा था। एक बिसाती से एक जोड़ा ये क्वांग प्याले खरीदे थे जो काफी स्थूल थे और पारदर्शी भी नहीं थे। वे 2 प्याले साधारण पत्थर से बने मालूम पड़ते थे। आज मुझे ख्याल आया कि वो बिसाती ये क्वांग प्याले के नाम पर नकली चीजें बेच रहा था। अब इस राजकीय वर्कशॉप में सच्चे ये क्वांग प्याले तैयार होते हैं जो एकदम छिलियन पर्वत से खोदे गए जेड से काफी बारीकी से बनाए गए होते हैं। मैं विशेषकर जेड रखने की जगह देखने लगा। वहाँ विभिन्न रंगों के जेड पड़े थे, चटक हरा रंग, दूधिया रंग और सफेद रंग। इस वर्कशॉप में छिलियन पर्वत से खोद कर लाए गए जेड से न सिर्फ ये क्वांग प्याले बल्कि मानव और जानवरों की मूर्तियां और अन्य सजावट की चीजें भी बनाई जाती हैं। देश विदेश में इन कला वस्तुओं की खूब मांग है। छिलियन पर्वत से जेड खोद कर लाने के काम की देखरेख करने वाले कर्मचारी ने बताया कि वे हर वर्ष मई में छिलियन पर्वत पर जाते हैं और फिर अक्टूबर के महीने में वापस लौट आते हैं। जिस जगह पर वे जेड खोदते हैं वो समुद्र सतह से 5564 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। जेड खुदाई के दिनों में वे पर्वतारोहियों की तरह पहाड़ पर ही तंबू तान कर रहते हैं, जंगली बकरियों का शिकार करते हैं और अलाव से आग का काम लेते हैं। वहाँ के तिब्बती चरवाहे और उनके बीच खूब बनती है। ये सब कुछ उस कर्मचारी ने मजे मजे से मुझे सुनाया। वे हर साल 10-20 टन जेड खोदकर वापस लाते रहे हैं। चुओछुआन में ये क्वांग प्याला बनाने की कला छिंग राजवंश के अंतिम सालों में आरंभ हुई थी। तब छिलियन पर्वत पर जेड का पता लगा ही लगा था। थांग राजवंश काल की कविताओं में वर्णित ये क्वांग प्याले पश्चिमी क्षेत्र के जेड से बने थे। वांग हान ने जानबूझकर ये क्वांग प्याले और अंगूर की मदिरा का वर्णन कर अपनी कविता को पश्चिमी क्षेत्र के रंग से रंगा था। 2000 वर्ष से भी पहले पश्चिमी क्षेत्र के जेड मध्य चीन में मशहूर हो चुके थे। रेशम मार्ग खुल जाने के बाद लिखे गए अनेक ऐतिहासिक ग्रंथों में पश्चिमी क्षेत्र के देशों के दूतों और व्यापारियों द्वारा जेड को मध्य चीन में पहुंचाए जाने के उल्लेख मिलते हैं। यानी जेड का प्रवेश द्वार दर्रा नाम इसलिए पड़ा था कि उस दर्रे से पश्चिमी क्षेत्र के जेड मध्य चीन में पहुंचाए जाते थे। जनजीवन की झलक। चुओछुआन क्षेत्र के बारे में अपने ऐतिहासिक ज्ञान में वृद्धि के लिए मैंने काउंटी सांस्कृतिक भवन जाकर पुरातत्ववेत्ता फंग मिंग ई से भेंट की। उन्होंने माफी मांगते हुए कहा कि बहुत से सांस्कृतिक अवशेष पेचिंग और लांचौ भेज दिए गए हैं और जो कुछ अभी उनके पास मौजूद हैं उन्हें वे सुव्यवस्थित नहीं कर पाए हैं। मेरा ध्यान उनकी मेज पर रखी गई घोड़े की एक कांस्य मूर्ति ने आकर्षित कर लिया। घोड़ा खड़ी मुद्रा में था और उड़ती अबाबील को खुरों तले रौंदने वाले घोड़े की मूर्ति से एकदम अलग था, लेकिन संरचना की दृष्टि से इस खड़े घोड़े की मूर्ति उस दौड़ते हुए घोड़े की मूर्ति के समकक्ष ही थी।
खड़े घोड़े की मूर्ति पूर्वी हान राजवंश काल की थी और 1977 में सिओचुआन के शांतु जन कम्यून के कोछंग ब्रिगेड में खुदाई में प्राप्त हुई थी। ओहो, हर्षी गलियारे में खुदाई में मिली बढ़िया घोड़ों की ये मूर्तियां कम नहीं हैं। मैं चमत्कृत रह गया। इसे इतिहास का प्रतिबिंब कहा जा सकता है। उन्होंने बात का सिलसिला जोड़ते हुए कहा, मुझे सांस्कृतिक अवशेषों में भारी दिलचस्पी लेता देख वे मुझे अपने गोदाम की ओर ले चले। चलते हुए बोले, सब अव्यवस्थित पड़े हैं, सचमुच संकोच होता है। गोदाम का दरवाजा खुलते ही मेजों, दीवारों और जमीन पर हर जगह सांस्कृतिक अवशेषों की रंग बिरंगी दुनिया नजर आई। मैंने मजाक में कहा, यदि आप सांस्कृतिक अवशेषों का व्यापार करें तो मालामाल हो जाएंगे। उन्होंने ठहाका मारा, फिर एक एक करके अपने सांस्कृतिक अवशेषों की कहानियां सुनाने लगे। सिक्कों के ढेर में जापान और कोरिया के कांस्य सिक्के पाकर मैं दंग रह गया। थांग राजवंशकालीन भौगोलिक स्थिति के बारे में एक पांडुलिपि ने भी मेरा ध्यान अपनी ओर खींचा। ये बहुत मूल्यवान थी। इसमें थांग राजवंश के कुछ प्रांतों, प्रीफेक्चरों और जिलों के अधीन काउंटियों, श्यांगों यानी बुनियादी प्रशासनिक इकाई और परिवारों की संख्या दी गई है और विभिन्न स्थानों द्वारा चुकाए गए करों की राशि भी कलमबद्ध है। खासकर ध्यान देने योग्य बात यह है कि इसमें थांग राजवंश प्रशासित पश्चिमी क्षेत्र के विभिन्न स्थानों जैसे पेथिंग यानी बेशबालिक, च्योल्स, युयेन यानी खोतान और शूलो यानी काशगर आदि जिलों का विस्तृत विवरण दिया गया है। ये सभी स्थान आज के शिनचांग में स्थित हैं, जिनसे प्राचीन रेशम मार्ग गुजरता था। मैंने सिओचुआन इलाके में हान, वेई और चिन राजवंश कालों की कब्रों की खुदाई के बारे में पूछा। उन्होंने बताया, अभी हाल में पूर्वी चिन के 16 राज्यों के काल की कब्र की खुदाई हुई है। कब्र की दीवारों पर बहुत ही आकर्षक चित्र अंकित हैं। क्या उसे देख सकते हैं हम? क्यों नहीं, अभी उसकी मरम्मत हो रही है। अगले दिन हमने शिनचांग की ओर जाने वाला राजमार्ग पकड़ा। 8 किलोमीटर चलने के बाद मुड़कर हम कुओयुआन जन कम्यून के तिंगच्याच्या उत्पादक ब्रिगेड में पहुंचे। रेगिस्तान में स्थित उस कब्र का पता 1977 की अगस्त में लगा था। सुरंग से नीचे कोई 10 मीटर चलने के बाद हम कब्र के एक कक्ष में आ खड़े हुए। कक्ष का फर्शी क्षेत्रफल 6 वर्ग मीटर के लगभग था। चारों दीवारों पर रंगीन चित्र दिखाई पड़े। बत्ती की रोशनी में 2 चित्रकार भित्ति चित्र की नकल उतार रहे थे। 1500 वर्ष पुरानी कब्र के इस कक्ष में मुझे सनसनी और भय की जगह ऐसा लगा जैसे प्राचीन युग के लोग जीवित हो उठे हों। उस जमाने में पश्चिमी क्षेत्र के दूतों और व्यापारियों ने ताकलीमकान रेगिस्तान पार करने के बाद संपन्न हर्षी गलियारे में प्रवेश कर समृद्धि का जो दृश्य देखा था, उसका एक अंश आज मेरी आंखों के सामने था। भोज, शहतूत के पत्ते, खेती। भित्ति चित्र के 3 भाग थे। ऊपरी भाग में चीन की पौराणिक कथाओं का चित्रण था। आगे और पीछे की दीवारों पर स्वर्ग पर शासन करने वाले पूर्वी महाराजा और पश्चिमी महारानी की आकृतियां थीं, जबकि बाईं और दाईं तरफ दीवारों में बादलों पर दौड़ता आसमानी घोड़ा, हवा में उड़ता हुआ छिलिन यानी सुख चैन का प्रतीक माना जाने वाला दंत कथात्मक दैवीय जानवर और पंख वाली परियां अंकित थीं। मुक्त रेखाओं में बनाए गए चित्रों के इस भाग में रोमांटिक शैली की स्पष्ट छाप है। भित्ति चित्र के मध्यम और निचले भागों में जनजीवन का चित्रण था, जिसमें मैं सबसे अधिक दिलचस्पी ले रहा था। मध्यम भाग में कब्र में दफनाए गए व्यक्ति के विलासितापूर्ण जीवन का चित्रण था। वो भड़कीली पोशाक में मेज पर बैठा नजर आ रहा था। उसके दोनों ओर एक एक नौकर और नौकरानी खड़े थे। मेज पर मदिरा पात्र थे। मेज के सामने नर्तक और नर्तकियां नाच गा रहे थे। एक नर्तक तो सिर के बल खड़ा था, लगता था कि करतब दिखा रहा था। दूसरी तरफ 4 वादिकाएं चंग यानी एक प्रकार का चीनी तंतुवाद, वीणा, बांसुरी और ढोल बजा रही थी। नर्तक नर्तकियों और वादिकाओं की भाव भंगिमाओं का सजीव चित्रण था। ये चित्र देख मैंने सोचा कि पश्चिमी क्षेत्र के देशों के दूत चीनी अधिकारियों के साथ ऐसे ही भोजों में उपस्थित हुए होंगे। चित्र के निचले भाग में नौकरों यानी श्रमिकों के जीवन का रेखा चित्र था। जुताई, ओसाई, शहतूत की पत्तियां तोड़ने, पशुपालन और रसोई आदि के दृश्य थे। प्रवाहमान काली या गिरवी रेखाओं से मानव आकृतियां बनाई गई थीं। चित्र में हालांकि केवल वस्त्रों की रेखाएं खींची गई थीं, लेकिन फिर भी ये रेखाएं दर्शकों को वस्त्रों के नीचे मानव शरीर की स्थितियों और क्रियाओं का एहसास करा देती थीं। प्राचीन अप्रसिद्ध कलाकारों की मंजी हुई कला का मैं कायल हो गया। फंग मिंग ई ने मुझसे चित्र में बने एक खेतिहर को गौर से देखने को कहा। सिर पर एक तिकोनी टोपी पहने उस खेतिहर के नाक नक्श ऊंचे थे, मूंछ ऊपर की ओर मुड़ी थी, पांव नंगे। फंग मिंग ई की मान्यता थी कि हान लोगों से भिन्न वस्त्र पहना ये नौकर जाहिराना तौर से हान जाति का नहीं था। हान लोगों जैसे वस्त्र पहने दूसरे नौकरों और नर्तकों में से कुछ ऐसे भी थे जिनके नाक नक्श ऊंचे और मूंछें मुड़ी हुई थीं। वे अल्पसंख्यक जातियों के थे। मैंने फंग मिंग ई से सवाल किया, हर्षी गलियारे की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि को ध्यान में रखते हुए इस भित्ति चित्र से आप क्या निष्कर्ष निकालना चाहते हैं? उन्होंने 3 बातें कही जो औचित्यपूर्ण थीं। पहली, पूर्वी चीन के 16 राज्यों के काल में मध्य चीन युद्धाग्नियों से जर्जर रहा था, जबकि हर्षी गलियारे खासकर सिओचुआन और तुनफांग इलाकों में सापेक्ष स्थिरता थी और एक निश्चित स्तर पर आर्थिक विकास हो पाया था। भित्ति चित्र में लड़ाई का दृश्य नहीं है,
बल्कि शांति के वातावरण और खुशहाली का चित्रण है। ये उस काल की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि को स्पष्ट करता है। दूसरी, चित्र में शहतूत की पत्तियां तोड़ने का दृश्य था। च्योछुआन और चियायीक्वान दर्रे के आसपास वेई और चिन 2 राजवंश कालों की दूसरी कब्रों में भी ऐसे चित्रों का पता लगा है। इससे स्पष्ट है कि खशी गलियारे से न केवल प्राचीन रेशम मार्ग गुजरता था, बल्कि वहां संभवतः रेशम का उत्पादन भी होता था। और तीसरी, पूर्वी चीन के 16 राज्यों के काल में हान, टी, हुन और शेनपेई आदि जातियों ने खशी गलियारे में क्रमशः पूर्व लियांग, उत्तर लियांग, दक्षिणी लियांग, पश्चिमी लियांग और उत्तरी लियांग आदि 5 राज्यों की स्थापना की थी। उस समय विभिन्न जातियों का समेकन तो हुआ ही, संस्कृतियों का भी समेकन हुआ। हान जाति की उन्नत संस्कृति मुख्य भूमिका निभा रही थी। इस चित्र में चित्रित जनजीवन आमतौर से हान जाति का था, लेकिन मानव आकृतियों में से अनेक अल्पसंख्यक जातियों की थी। फंग मिंग ई ने यह भी कहा कि इस कब्र के भित्ति चित्र का काल तुनहुआंग के भित्ति चित्र से पुराना है, लेकिन चित्रण शैलियों की दृष्टि से दोनों में संबंध है। ये इस बात का प्रमाण है कि तुनहुआंग चित्रकला पर पश्चिमी क्षेत्र का प्रभाव अवश्य था, लेकिन उसकी जन्मभूमि मध्य चीन ही थी। प्राचीन कब्र को देखने के बाद हमारी गाड़ी फिर राजमार्ग पर चल पड़ी। 20 मिनट चलने के बाद चियायीक्वान दर्रा धरती पर उत्तुंग खड़ा नजर आया। ये दर्रा और पूर्वी चीन की पोहाई खाड़ी के तट पर स्थित शानहाईक्वान दर्रा लंबी दीवार के दोनों सिरों पर आबाद है। श्रोता मित्रों, आज की इस कड़ी में यहीं तक। अगली बार एक नई कड़ी के साथ हम फिर आपके सामने उपस्थित होंगे। तब तक के लिए अपने मित्र पंकज श्रीवास्तव को आज्ञा दीजिए। नमस्कार। यह चाइना रेडियो इंटरनेशनल है। अब शुरू होता है पश्चिम की तीर्थ यात्रा महासागर का समय। नमस्कार दोस्तों, पश्चिम की तीर्थ यात्रा सुप्रसिद्ध चीनी उपन्यास लेकर हाजिर हूँ मैं मैत्री शर्मा। आज की कहानी इस प्रकार है। दोस्तों, अब तक आपने कहानी में सुना कि शुकर से मजाक करने के लिए वानर उबलते हुए तेल से गायब हो जाता है। यह देखकर सभी को लगता है कि शायद वानर उस तेल में तल कर मर गया है, पर थोड़ी ही देर में वानर फिर से बाहर आ जाता है और फिर बारी आती है कुरंग शक्ति की। अब कुरंग शक्ति को उबलते तेल में नहाने के लिए कूद पड़ना होता है। तो दोस्तों, कहानी को आगे बढ़ाते हैं और सुनते हैं आगे क्या हुआ। ड्रैगन राज इतना ज्यादा डर गया था कि आदर सूचक आवाजें करता हुआ कहने लगा, मुझे मदद करने की हिम्मत नहीं होती, लेकिन महान मनीषी, ये सारा व्यापार आपकी कल्पना से भी ज्यादा रहस्यपूर्ण है। यह दुष्ट पशु कोशिश कर अपनी चरित्र शुद्धि करने और अपना मूल कवच हटाने में सफल हो गया है। अब यह वज्र के 5 नियमों का अधिकारी स्वामी बन गया है। इसने अन्य सभी पाखंडों का भी सहारा ले रखा है और यह कभी भी सत्य मार्ग पर वापस नहीं आ सकेगा। इसने माओ पर्वत पर महान उद्घाटन की शिक्षा ली है। महान मनीषी, अन्य 2 ताओपंथी तो आपके हाथों मारे गए और वे अपने असली रूप में पहुंच गए। यह जिस हिम शीतल ड्रैगन का इस्तेमाल करता है, उसे बनाया भी इसने खुद ही है, लेकिन इसके द्वारा यह सामान्य मर्त्यों को ही प्रवंचित करने में सफल होता है। यह आपको भ्रमित नहीं कर पाएगा। अब मैं इसके हिम शीतल ड्रैगन को अपने कब्जे में ले लेता हूँ और आपको वचन देता हूँ कि अब इसकी त्वचा और अस्थियां तल कर भुरभुरी हो जाएंगी। यह बात सुनकर वानर बोला, यदि तुम्हें मार न खानी हो तो जल्दी से ऐसा कर दो। यह सुनते ही ड्रैगन राज हवा के एक तेज झोंके में बदलकर कड़ाही के पास गया और हिम शीतल ड्रैगन को अपने पंजों में दबोचकर अपने महासागर में ले गया। अब तो वानर भी भूमि पर उतरकर सांजांग, शुकर और भिक्षु रेतात्मा के पास ही सिंहासन महाकक्ष के सामने आ खड़ा हुआ। ताओपंथी उस उबलते हुए तेल से बाहर निकल आने की असफल कोशिशों में लगा रहा। तभी वह कड़ाही में वापस फिसल गया और पल भर में ही उसकी त्वचा अस्थियों से अलग होकर अच्छे से भुन गई। उसका मांस भी तले जाने के बाद नर्म सा पड़ गया था। वत्सल के अधिकारी ने दोबारा आकर राजन को सूचना दी, राजन 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 तृतीय राष्ट्रगुरु तेल में तले जाने के बाद मर चुके हैं। वत्सल के अधिकारी की ये बात सुनकर राजा खुद को रोक नहीं पाया और उसकी आंखों से लगातार आंसुओं की धारा बह उठी और वह बिलख बिलख कर रोने लगा। रात होने तक राजा अपने सिंहासन में धंसा पड़ा आंसू बहाता रहा। तब वानर आगे बढ़कर कहने लगा, राजन, इतनी महान मूर्खता मत कीजिए। इन ताओपंथियों के शव पर तो नजर डालिए जरा। इनमें एक बाघ था और दूसरा हिरण था। कुरंग शक्ति भी सच में एक कुरंग ही था। अगर आपको मेरे कहने का विश्वास नहीं है, अगर आप मेरी बात नहीं मानते हो, तो खुद कड़ाही में से उसकी अस्थियां निकलवा कर देख लीजिए कि क्या वह सच में किसी मनुष्य का कंकाल है। ये तीनों पर्वत के पशु थे जो आत्मा बनकर आपका नाश करने यहाँ चले आए थे। अभी तक उन्होंने आप पर केवल इसीलिए वार नहीं किया था क्योंकि अभी आपकी जीवन शक्ति बहुत तेज है, बहुत प्रबल है। 2-1 वर्षों में जब वह कमजोर हो जाती तो ये आपकी हत्या कर देते और आपका पूरा राज्य हड़प लेते। ये तो आपका बहुत ज्यादा सौभाग्य ही था कि हम लोग सही वक्त पर यहाँ आ पहुँचे और उनके पापों का नाश कर हमने आपकी रक्षा कर ली।
अब आप रोते क्यों हैं? लाइए हमारा पार पत्र हमें जल्दी से लौटा दीजिए और हमें यहाँ से चले जाने की आज्ञा दे दीजिए। वानर की इस बात ने राजा की बुद्धि को संयमित कर दिया। सभी नागरिक और सैन्य अधिकारियों ने आकर सूचना दी, राजन, पहले मरे हुए दोनों सच में एक सफेद हिरण और दूसरा पीला बाघ था। कड़ाही में एक कुरंग की ही अस्थियां भरी पड़ी हैं। हमें इस पवित्र भिक्षु के वचनों पर विश्वास कर लेना चाहिए। यह सुनकर राजा बोला, तब तो हमें इस भिक्षु को बहुत धन्यवाद देना चाहिए। फिर उसने अपने शिक्षक से कहा, अब तो देर हो गई है, आप कृपया इन पवित्र भिक्षुओं को गहन प्रज्ञा मठ में ले जाइए। कल सुबह हमारे धन्यवाद के लिए राज्य प्रसाद का पूर्वी महाकक्ष खुलवाकर राजकीय रंधनशाला को शाकाहारी राजभोज की व्यवस्था करने का आदेश दे दें। राजा की आज्ञा पाकर वे लोग मठ में पहुंचा दिए गए, जहां उन्होंने रात भर आराम किया। अगले दिन सुबह होने से पहले ही राजा ने दरबार लगाया, जिसमें उसने अधिकारियों को नगर के चारों दरवाजों और राज्य मार्गों पर बौद्ध भिक्षुओं को वापस बुलाने की राज्याज्ञा को प्रसारित करने का आदेश दे दिया। राजभोज सजाया ही जा रहा था, तभी राजा अपने रथ पर चढ़कर गहन प्रज्ञा मठ के दरवाजे पर थांग भिक्षु और उनके शिष्यों को प्रासाद के पूर्वी महाकक्ष में आमंत्रित करने खुद ही जा पहुंचा। जब प्रताड़ित बौद्ध भिक्षुओं ने राजा की आज्ञा सुनी तो वे खुशी खुशी महान मनीषी वानर की खोज कर उसके बाल लौटाने और उसे धन्यवाद देने के लिए नगर में वापस आ गए। राजभोज खत्म होने पर राजा ने सांचांग को उसका पार पत्र लौटा दिया और अपनी रानी, पत्नियों और रक्षिताओं के साथ सैन्य और नागरिक अधिकारियों को लेकर थान भिक्षु को दरबार के दरवाजे के बाहर तक पहुंचाने आया। वहीं पर मार्ग के किनारे वे सभी बौद्ध भिक्षुगण बैठे हुए कह रहे थे, स्वर्ग समकक्ष महान मनीषी, हम वे ही भिक्षु हैं जिनका आपने सिकता तट पर उद्धार किया था। अब यह सुनकर कि आपने पापियों का नाश करके हमारा उद्धार कर दिया है और हमारे राजा ने भी हम भिक्षुओं को राज्य में वापस बुलाने की सूचना दे दी है, अब हम आपके बाल आपको लौटाने आए हैं और आपको धन्यवाद देने के लिए दंडवत प्रणाम करने यहाँ आए हैं। बौद्ध भिक्षुओं की बात सुनकर वानर ने पूछा, आप लोगों की कुल संख्या कितनी है? भिक्षुओं ने कहा, पूरे 500, एक भी कम नहीं है। तब वानर ने खुद को छटका कर अपने बाल वापस ले लिए और राजा, प्रजा, भिक्षु और गृहस्थ सभी को संबोधित करते हुए कहा, मैंने ही एक भिक्षु को बंधन मुक्त कर दिया था। मैंने ही शक्कर के दोनों दरवाजों के बीच से निकाल कोटक पर ले जाकर तोड़ डाला था और मैंने ही उन 2 पापी ताऊपंथियों का वध किया है। अब पाखंड खत्म हो चुका है। अब आप खुद अनुभव करेंगे कि बुद्ध के धर्म का अपना एक सशक्त मार्ग है। अब से आप सारे मूर्खता भरे विश्वास छोड़ दीजिएगा। मुझे आशा है कि आप सभी बौद्ध भिक्षुओं और ताओपंथी मार्ग का एक साथ आदर करेंगे और कन्फ्यूशियस की परंपरा के गुणी लोगों को भी योग्य शिक्षा देंगे। अगर आपने ऐसा किया तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि आपका राज्य चिरकाल तक बना रहेगा। राजा ने वानर का उपदेश मान लिया और थांग भिक्षु को नगर के बाहर ले जाते हुए बार बार धन्यवाद दिया। होकर गंभीर बहुत गए धर्म ग्रंथ खोजने, इसलिए सयत्न बचा सके आत्मदीप्ति वे। रोज सुबह में प्रस्थान कर रात होने तक मार्ग में कहीं भी विश्राम न करते। ये तीर्थयात्री भूख लगने पर कुछ खा लेते और प्यास लगने पर कुछ पी लिया करते थे। उन्हें पता भी नहीं चला कि कब बसंत ऋतु खत्म हो गई, कब गर्मियां शुरू हो गई, कब शरद ऋतु का दोबारा से आगमन हो गया। एक दिन खत्म होने के बाद सांचांग ने घोड़े की लगाम कसते हुए पूछा, शिष्यों, हम आज रात में कहाँ विश्राम करेंगे? वानर ने कहा, हम और दूर तक चल लेते हैं। जैसे ही हम किसी घर के पास पहुँच जाएंगे हम वहीं रुक जाएंगे। गुरु और शिष्यों के पास वानर के साथ साथ ही आगे बढ़ते चलने के अलावा कोई और रास्ता नहीं था। थोड़ी सी दूर जाने पर उन्हें जल की तरंगों की आवाज सुनाई दी। शुकर बोल उठा, लो हो गया, हम रास्ते के अंतिम छोर पर आ पहुँचे हैं। भिक्षु ऋतात्मा ने कहा, हमारे मार्ग में एक नदी आ गई है। ये सुनकर थान भिक्षु ने पूछा, अब हम इसके पार कैसे जाएंगे? शुकर बोल उठा, मैं इसकी गहराई देखकर आता हूँ। शुकर की बात सुनकर सांचांग ने कहा, फालतू बात मत करो, तुम जल की गहराई कैसे नाप सकोगे? शुकर ने जवाब दिया, एक हंस के अंडे के आकार का पत्थर लेकर उसे नदी में फेंक दीजिए। अगर उसके गिरने पर तेज छपाके की आवाज आई तो समझ लीजिएगा नदी का जल बहुत गहरा है, और अगर वह बुदबुद करता हुआ जल में डूब जाए तो समझ जाइएगा कि जल उथला हुआ है। वानर बोला, तो आजमा कर देखो। मंदबुद्धि ने एक पत्थर उठाकर जल में फेंका। पत्थर के डूबने के साथ साथ उन्हें एक तेज छपाके की आवाज भी साफ सुनाई दी। ये देखकर शुकर ने कहा, जल गहरा है, बहुत गहरा है, हम इसके पार बिल्कुल नहीं जा सकेंगे। थांग भिक्षु बोला, तुमने तो केवल नदी की गहराई को जांचा है, परंतु हम ये नहीं जानते कि नदी का विस्तार कितना है। शुकर ने मान लिया, वो तो मैं नहीं कह सकता। वानर ने कहा, वह मैं देख लेता हूँ। यह कहकर महान मनीषी ने अपने मेघ को आकाश में उड़कर नदी का अच्छे से सर्वेक्षण किया। वानर ने जल्दी ही अपना मेघ उतार कर अलग रख दिया और सूचना दी, गुरुदेव, नदी बहुत बड़ी है और बहुत विशाल भी है, हम इसके पार बिल्कुल नहीं जा सकेंगे। दिन की रोशनी में तो मैं 300 कोस तक देख सकता हूँ और ये भी बता सकता हूँ कि आगे शुभ या अशुभ है, और रात में 100-200 कोस तो देख ही सकता हूँ। अगर मुझे इसका दूसरा तट नहीं दिख रहा तो फिर अन्य कोई और कैसे कह सकता है कि नदी कितनी विस्तृत है? पहले तो सांचांग चुपचाप देखता रहा, फिर सिसकियां भरता हुआ कहने लगा, शिष्यों, अब हम क्या करें?
भिक्षु रितात्मा बोला, गुरुदेव रोना बंद कीजिए, वहाँ नदी के तट पर खड़ा कोई लग रहा है। ये सुनकर वानर ने कहा, बिल्कुल कोई धीवर अपने जाल की मरम्मत कर रहा होगा, मैं जाकर जरा उससे पूछ कर आता हूँ। इतना बोलकर उसने अपने हाथ में लोहदंड उठाया और 2-3 कूद में ही उसके सामने जा खड़ा हुआ। वहाँ पहुँचने पर उसे पता चला कि असल में कोई व्यक्ति नहीं था वहाँ। वह तो एक प्रस्तर सड़क था जिस पर किसी प्राचीन लिपि में 2 शब्द बड़े आकार में और नीचे की तरफ 9 शब्द छोटे आकार में उभरे हुए थे। 2 बड़े शब्द थे स्वर्ग नदी, और जो छोटे अक्षरों में लिखा था वह था आर पार 250 कोस, यहाँ कभी कोई यात्री नहीं आता। यह देखकर वानर चिल्लाया, गुरुदेव गुरुदेव इधर आइए और खुद देख लीजिए। इसे पढ़कर सांचांग की आंखों में आंसू भर गए और वह रोते हुए कहने लगा, शिशु वर्षों पूर्व जब मैं झारखंड से चला था तो मैंने सोचा भी नहीं था कि पश्चिमी स्वर्ग की तीर्थ यात्रा इतनी मुश्किल होगी। उस समय मुझे बिल्कुल नहीं पता था कि मेरा रास्ता इतने सारे दैत्यों और बुरी आत्माओं के द्वारा रोका जाएगा या मुझे ऐसे विराट भीषण पर्वतों और नदियों को पार करना पड़ जाएगा। यह सुनकर शुकर बोल उठा, गुरुदेव सुनिए, ये ढोल मंजीरों की आवाज कहाँ से आ रही है, जरा सुनिए। जरूर ही कुछ लोग किसी धार्मिक भोज का आयोजन कर रहे होंगे। हम वहीं चले, वहाँ हमें खाने को थोड़ा भोजन भी मिल जाएगा। साथ ही हम पता लगा लेंगे कि कल इस नदी के पार जाने के लिए कोई नौका मिल सकती है या नहीं। घोड़े की पीठ पर बैठा सांचांग भी साफ सुन पा रहा था कि वह आवाज सच में ढोल मंजीरों की ही थी। वह बोला, ये तो दावपन की बात नहीं है, कुछ गौर भिक्षु ही कोई धार्मिक अनुष्ठान संपन्न कर रहे हैं, हम भी वहीं चलते हैं। वानर घोड़े के आगे चलता मार्ग दिखाता रहा और वे उसी संगीत की दिशा में चलते गए। उस मार्ग पर कभी ऊपर उठते कभी नीचे उतरते, सिकता तटों को पार करते वे चले जा रहे थे। तभी उन्हें लगभग 400-500 गृहस्थियों का एक गांव दिखाई दिया। वह बस्ती सच में बहुत सुंदर थी। घोड़े से उतरकर सांचांग ने मार्ग की अंतिम छोर पर एक भवन देखा जिस पर एक रेशमी पताका टंगी हुई थी। अंदर मोमबत्तियों और लालटेनों की रोशनी हो रही थी और जल रहे धूप के बादल उठ रहे थे। सांचांग ने कहा, ओखोन, किसी पर्वत की घाटी या नदी के तट की तुलना में यह स्थान बहुत ज्यादा सुखप्रद है। हम यही आराम कर लेंगे। तुम सब मार्ग से हटकर खड़े हो जाओ। मैं इस धार्मिक बोझ देने वाले श्रद्धालु गृहस्थ के दरवाजे पर आश्रय की मांग करने जाता हूँ। अगर उसने मुझे घर में बुला लिया तो मैं तुम सभी को आवाज दे दूंगा, लेकिन अगर उन्होंने आसरा नहीं दिया तो तुम लोग गुस्सा मत करने लगना। जरूर तुम सबको देखकर ये लोग डर जाएंगे और हमारे लिए कोई परेशानी खड़ी कर देंगे। फिर हमें रात बिताने के लिए कोई और जगह नहीं मिलेगी। ये सुनकर वानर बोल उठा, आपका कहना सही है गुरुदेव, आप जाएं, हम यहीं बैठकर आपका इंतजार कर रहे हैं। आदरणीय धर्माध्यक्ष ने अपना तोहफा उतारा, वस्त्र संवारे और हाथ में भिक्षु दंड थामकर वह नंगे पैर ही दरवाजे की ओर चल पड़ा। सभी दरवाजे आधी खुले पड़े थे। आमंत्रण के बिना ही अंदर जाने की कोशिश न कर सांचांग कुछ देर वहीं खड़ा रहा। कुछ समय बाद ही गले में माला पहने हुए एक बूढ़ा अमिताभ बुद्ध ऐसा नाम जपता हुआ दरवाजा बंद करने आ गया। सांचांग ने तुरंत ही हाथ जोड़कर कहा, दाता मेरा प्रणाम स्वीकार करें। वह बूढ़ा व्यक्ति भी नमस्कार करता हुआ बोला, भिक्षु आपने तो आने में बड़ी देर कर दी। सांचांग ने पूछा, आपकी बात का क्या मतलब है? उस बूढ़े व्यक्ति ने जवाब दिया, आप इतनी देर से क्यों पधारे हैं कि अब हम आपको कुछ दे भी नहीं सकेंगे। कुछ वक्त पहले आते तो हमने सभी भिक्षुओं को भरपेट खाना दिया है। 1 सेर चावल, सफेद कपड़े, 10 मुद्राएं दे रहे थे। आप इतनी देर से क्यों पधारे? सांचांग ने कहा, उपकारी महोदय, हम यहाँ दान लेने के विचार से नहीं आए हैं। मुझे तो पूर्व के थान सम्राट ने पश्चिमी स्वर्ग से धर्म ग्रंथ लाने भिजवाया है। मुझे इस गांव तक पहुँचने में पहले ही बहुत देर हो गई है। आपके यहाँ ढोल मंजीरे की आवाज सुनकर मैं आपके पास रात में आश्रय मांगने आया हूँ। कल सुबह में ही मैं अपने रास्ते चल पड़ूंगा। वृद्ध ने उसकी ओर हाथ हिलाते हुए कहा, भिक्षु, धर्मनिष्ठ प्राणियों को झूठ नहीं बोलना चाहिए। महान थान तो यहाँ से काफी दूर है। आप वहाँ से यहाँ अकेले ही कैसे आ सके हैं? सांचांग ने बताया, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। मेरा यहाँ तक आना इसी कारण संभव हो सका है कि मेरे 3 शिष्य मेरी यात्रा में मेरी रक्षा करते रहे हैं। वे ही पर्वतों पर मेरा मार्ग परिष्कृत करते रहते हैं और नदियों के पार जाने के लिए सेतु बना देते हैं। यह बात सुनकर वृद्ध ने पूछा, यदि आपके शिष्य हैं तो वे आपके साथ क्यों नहीं आए हैं? उन्हें भी बुला लें। हमारे पास आपके ठहरने के लिए उपयुक्त स्थान है। तो दोस्तों, आज की कहानी यही थी। आगे की कहानी लेकर मैं मैत्री शर्मा फिर हाजिर होंगी। तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय। 用你的母语学汉语，每日汉语。 मातृभाषा में चीनी सीखें रोजमर्रा की चीनी भाषा। 用你的母语学汉语，每日汉语。 ये चाइना रेडियो इंटरनेशनल है। श्रोताओं को सावधान की नमस्ते। श्रोताओं
श्रोताओं को राकेश वत्स का भी प्यार भरा नमस्कार। रोजमर्रा की चीनी भाषा कार्यक्रम सुनने के लिए आपका हार्दिक स्वागत। दोस्तों, पिछले पार्ट में हमने मुख्य तौर पर जिम में फास्ट फूड लेते समय इस्तेमाल किए जाने वाले प्रचलित वाक्यों पर विचार किया था। अब आगे हम सीखेंगे आज के प्रमुख वाक्य। 你们有什么特色菜？ आपके पास क्या विशेष भोजन है? 你需要刀叉吗？ क्या आपको छुरी कांटा चाहिए? 请问你要红茶吗？ मैं पूछना चाहता हूँ कि क्या आपको काली चाय चाहिए? 我们 AA 制吧。 आओ खर्चा बांटें। आमतौर पर चीनी रेस्तरां में यदि हम खाना मंगाना चाहते हैं तो हम अक्सर वेटर या वेट्रेस से ये पूछते हैं कि आपके यहाँ का विशेष भोजन क्या है, क्योंकि चीन में तरह तरह के रेस्तरां हैं और वहाँ मिलने वाला चीनी भोजन अत्यंत विविधतापूर्ण होता है और उसका स्वाद भी अलग अलग होता है। मसलन सिचुआन का भोजन बहुत तीखा होता है, जबकि शंघाई के भोजन में मीठा ज्यादा होता है। इसलिए भोजन मंगाने से पहले साफ साफ पूछना जरूरी है। आपकी क्या राय है? बिल्कुल, आप चीनी में इस तरह पूछ सकते हैं, 你们有什么特色菜? 你们有什么特色菜? 你们 यानी कि आप, 你们有 के पास, 有什么 क्या, 什么特色 विशेष, 特色菜 भोजन, 菜? 你们有什么特色菜? 你们有什么特色菜? आपके पास क्या विशेष भोजन है? अच्छा, अब हम एक साथ मिलकर प्रथम बातचीत सुनेंगे। 你们有什么特色菜？ 烤鸭，你喜欢吗？ 喜欢。 ये सर्वविदित है कि बीजिंग की भुनी हुई बतख विश्व में सबसे मजेदार पकवानों में से एक मानी जाती है। बीजिंग के दौरे पर आने वाले अधिकांश पर्यटक उसे अवश्य चखना चाहते हैं। यदि मैं मांसाहारी होता तो मैं भी बीजिंग की भुनी हुई बतख अवश्य चखना पसंद करता। भुनी हुई बतख को चीनी भाषा में खाओया कहा जाता है, ठीक है ना? बिल्कुल ठीक। आपके पास क्या विशेष भोजन है? 你们有什么特色菜? 你们有什么特色菜? 筷子 जिम में खाना खाने का एक विशेष उपकरण है, लेकिन अभी अभी जिम में आए या जिम में कम समय ठहरने वाले विदेशी लोग चॉपस्टिक से यदि खाना खाने के आदि नहीं है तो वेटर या वेट्रेस अक्सर विदेशी ग्राहकों से पूछते हैं, 你需要刀叉吗? क्या आपको छुरी कांटा चाहिए? 你需要刀叉吗? 需要 का अर्थ है चाहिए, 需要 刀 का अर्थ है छुरी, 刀 छा का अर्थ है कांटा, 叉 माँ एक निपात शब्द है जो प्रश्नवाचक वाक्य को इंगित करता है। 吗? 你需要刀叉吗? 你需要刀叉吗? क्या आपको छुरी कांटा चाहिए? आइए अब हम दूसरी बातचीत सुने। 你需要刀叉吗？ 不，我想试着用筷子。 शाओथांग जी, मैं ये भी जानता हूँ कि चीनी चाय बहुत प्रसिद्ध है और जब मैं अपने चीनी दोस्तों के साथ लंच कर रहा हूँ उस मौके पर मैं यदि उनसे ये पूछना चाहता हूँ कि क्या वे काली चाय पीना पसंद करेंगे, चीनी भाषा में आप इसे कैसे कहते हैं? आप कह सकते हैं, 请问你要红茶吗? 请问你要红茶吗? 请 यानी कि कृपया, 请 वन पूछना, 问 请问 कृपया मैं पूछना चाहता हूँ। शिष्टाचार के लिए चीनी लोग किसी दूसरे व्यक्ति से कुछ पूछने के लिए आमतौर पर वाक्य के शुरू में 请问 का प्रयोग करते हैं। उदाहरण के लिए, 请问你叫什么名字? 请问你做什么工作? 请问你 आप 你 要 चाहना 要 红茶 होंग चा काली चाय, ये शब्द पिछले पाठ में हमने सीखा था। माँ एक निपात शब्द है जो प्रश्नवाचक वाक्य को इंगित करता है। माँ चीनी भाषा में प्रश्नवाचक निपात वाक्य के अंत में रखा जाता है ना? बिल्कुल सही। जैसा कि
请问你要红茶吗？请问你要红茶吗? मैं पूछना चाहता हूँ कि क्या आपको काली चाय चाहिए? 请问你要红茶吗？我想尝尝中国绿茶。 आजकल चीनी युवाओं में ये आम बात हो गई है। हम कहते हैं आओ खर्चा बांट लें। इस बात को चीनी लोग कैसे कहते हैं? आप कह सकते हैं 我们 AA 制吧 वो मन ए ए चुपा 我们 यानी कि हम वो मन AA 制 खर्चा बांटना ए ए चु बा एक निपात शब्द है पा 我们 AA 制吧 आओ खर्चा बांटें वो मन ए ए चुपा 我们 AA 制吧。下次吧，这次我买单。 अच्छा श्रोता दोस्तों, आज के पाठ के अंत में अब वेतुम भाई से चीनी संस्कृति की कुछ जानकारी लें। चीनी पाक कला दुनिया में बहुत विख्यात है। आंकड़ों के अनुसार चीनी पकवानों की किस्में 10,000 से अधिक है। दीर्घकालिक ऐतिहासिक विकास क्रम में चीन के विभिन्न क्षेत्रों में नाना प्रकार की स्थानीय विशेषताओं वाली पाक प्रणालियां बनी है, जिनमें 8 पाक प्रणालियां सबसे मशहूर है। इन 8 पाक प्रणालियों में शानडोंग पाक प्रणाली, सिचुआन पाक प्रणाली, ग्वांगडोंग पाक प्रणाली, जियांसू पाक प्रणाली, जेजियांग पाक प्रणाली, फुजियन पाक प्रणाली, हुनान पाक प्रणाली और अनहुई पाक प्रणाली शामिल है। इन पाक प्रणालियों के पकवानों का स्वाद भी भिन्न भिन्न है। मसलन सिचुआन का खाना बहुत तीखा मिर्च वाला होता है। जियांसू का खाना बहुत मीठा स्वाद लिए होता है। ग्वांगडोंग के खाने का स्वाद काफी फीका व हल्का होता है। डम्पलिंग का इतिहास चीन में हजारों वर्षों से अधिक पुराना है। वह चीनी लोगों के सबसे पसंदीदा पकवानों में से एक है। यह समोसे की तरह होता है, जिसमें आलू की जगह मांस का कीमा और सब्जी आदि भरकर गुजिया जैसे बनाया जाता है। फिर पानी में उबालकर खाया जाता है। क्योंकि उसका आकार प्रकार पुराने जमाने में प्रचलित स्वर्ण व चांदी से बनी मुद्रा युआनबाओ जैसा है, इसलिए चीनी लोग वसंतोत्सव और अन्य दूसरे उत्सवों पर डम्पलिंग बनाना और खाना पसंद करते हैं। यह खुशहाल और संपन्न होने का प्रतीक है। अच्छा, आज का पाठ यहीं तक। अब राकेश वत्स को आज्ञा दें। नमस्कार। शावधान को भी आज्ञा दें। नमस्कार। हिंदी सेवा रोजाना 5 कार्यक्रम प्रसारित करती है। हमारा पहला कार्यक्रम भारतीय समय के अनुसार सुबह 8:30 से 9:30 बजे तक, दूसरा कार्यक्रम संध्या के 6:30 से 7:30 बजे तक, तीसरा कार्यक्रम रात के 8:30 से 9:30 बजे तक, चौथा कार्यक्रम रात के 9:30 से 10:30 बजे तक और पांचवा कार्यक्रम रात के 10:30 से 11:30 बजे तक प्रसारित होता है। कार्यक्रमों के मीटर बैंड इस प्रकार है: सुबह 8:30 से 9:30 बजे 13,720 किलोहर्ट्ज, शाम 6:30 से 7:30 बजे 9,635 किलोहर्ट्ज, रात 8:30 से 9:30 बजे तक 7,225 किलोहर्ट्ज, रात 9:30 से 10:30 बजे 7,395 किलोहर्ट्ज, रात 10:30 से 11:30 बजे 1,269 किलोहर्ट्ज। अब इंटरनेट और CGTN की हिंदी वेबसाइट भी खुली हुई है। इसे देखने के लिए हम आपका हार्दिक स्वागत करते हैं। हमारी वेबसाइट का पता है hindi.cgtn.com।